नोटबंदी के बाद जहां आम लोगों को नए नोटों को पाने के लिए मुश्किलें सामने आ रही हैं, वहीं आगरा में पुलिस ने 2 व्यापारियों से करीब 11 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। मामला न्यू आगरा के कमला नगर इलाके का है, जहां चेकिंग पर मौजूद पुलिस वालों ने एक्टिवा सवार 2 व्यापारियों से 10,93,000 की रकम बरामद की। खास बात यह है कि बरामद नोटों में एक भी पुराना नोट नहीं है। पुलिस ने व्यापारी सत्येंद्र पाठक से 7,63,000 और व्यापारी पवन जैन से 3,30,000 की नगद रकम बरामद की है। फिलहाल पुलिस इनकम टैक्स विभाग के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। बहुत सी जगह पे बैरियर्स जो लगाए गए हैं, स्टैटिक सर्विलांस टीम भी लगी है इलेक्शन को देखते हुए और फ्लाइंग स्क्वाड लगे। तो इनके चेकिंग के दौरान न्यू आगरा में 11 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अभी इनका सोर्स के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनके पास इनको सपोर्ट भी कर दिया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसे अपने तरीके से जो लीगली पूछताछ है उनसे नोटिस देके इस बात का पता करेंगे कि क्या सोर्स है, उसके बेसिस पे जो लीगल कार्रवाई इसमें बनती है वो आगे की जाएगी। ब्लैक मनी पर लगाम के लिए अब सरकार हर बैंक खाते पर नजर रखेगी। इनकम टैक्स विभाग ने इसे लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब हर खाता धारक को बैंक में परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा। बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट के लिए अब आपको परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने इसे लेकर सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस को नया फरमान जारी किया है। ब्लैक मनी पर लगाम के लिए आईटी विभाग ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब हर अकाउंट होल्डर को 28 फरवरी तक बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैन देना पड़ेगा और आपके पास पैन नहीं है तो उसकी जगह फॉर्म 60 भरकर देना होगा। टर्म डिपॉजिट और बेसिक सेविंग्स खातों को छोड़कर सभी खातों के लिए पैन या फॉर्म 60 देना अब जरूरी होगा। उधर आईटी विभाग ने 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंकों से 2.5 लाख रुपए और उससे ज्यादा डिपॉजिट पर जानकारी मांगी है। करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम जमा पर भी जानकारी मांगी गई है। 15 जनवरी तक सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस को डिपॉजिट की जानकारी देने को कहा गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी डिपॉजिट की जांच पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि खातों में जमा पैसों की जांच पड़ताल की जाएगी। टैक्स की चोरी जनता के हितों के खिलाफ है और मौजूदा सरकार टैक्स चोरी को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेगी। जेटली ने कहा कि मोदी सरकार पहले दिन से ही ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ रही है। हालांकि आईटी के नए नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है कि बैंक में तय तारीख तक पैन या फॉर्म 60 नहीं देने पर क्या एक्शन लिया जाएगा। आमतौर पर ऐसा निर्देश न मानने पर बैंक खाते से लेन देन पर रोक लगा दी जाती है। मनोज सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में 2020 तक क्रेडिट, डेबिट कार्ड, एटीएम और पीओएस सब बेकार हो जाएंगे। नोटबंदी के बाद अब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का ये बड़ा बयान आया है। अमिताभ कांत ने कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल मशीनें सभी 2020 तक देश में बेमानी हो जाएंगे और भारत छलांग लगाकर केवल अपना अंगूठा लगाकर 30 सेकंड में लेन देन करने लगेगा। अमिताभ कांत ने कहा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत में जबरदस्त तरक्की हुई है और इस उठापटक के बीच भारत में बायोमेट्रिक सिस्टम में काफी प्रगति हुई है। इस दौरान उन्होंने हाल में जारी भीम ऐप और आधार के जरिए होने वाली भुगतान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर में भारतीयों के योगदान का जिक्र किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। पीएम ने कहा कि पहले ब्रेन ड्रेन की चर्चा होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ब्रेन गेन करना चाहती है। पीएम मोदी ने काले धन और भ्रष्टाचार पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काले धन के कुछ राजनीतिक पुजारी सरकार के प्रयासों को जनता का विरोधी दर्शाते रहे हैं। प्रवासी भारतीय जहां रहे उस धरती को उन्होंने कर्मभूमि माना और जहां से आए उसे मर्म भूमि माना। प्रवासी भारतीय जहां रहे वहां का विकास किया और जहां के हैं वहां भी अपना अप्रतिम रिश्ता जोड़ करके रखा।
हो सके उतना योगदान किया। कभी चर्चा हुआ करती थी ब्रेन ड्रेन, हर कोई सवाल पूछता था ब्रेन ड्रेन, और मैं उस समय लोगों को कहता था, तब तो न मुख्यमंत्री था न प्रधानमंत्री था, जब लोग कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो मैं कह रहा था क्या बुद्धू लोग ही यहां बचे हैं क्या? लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग जो ब्रेन ड्रेन की चर्चा करते थे, वर्तमान सरकार के इनिशिएटिव उस ब्रेन ड्रेन में से भी ब्रेन गेन के लिए है। हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहते हैं, और वो सब आप सबकी सहभागिता से ही संभव होने वाला है और होके रहने वाला है, ये मेरा विश्वास है। We are also taking strict actions against illegal recruitment agents in India. Prosecution sanctions by CBI or state police against illegal agents, and increase in the amount of bank guarantee deposited by the recruiting agents from rupees 20 lakhs to rupees 50 lakhs. और इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को एफडीआई कानूनों में छूट देने की बात कही। पीएम ने कहा कि एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि फर्स्ट डेवलप इंडिया है। एफडीआई नॉर्म्स पूरी तरह लिबरलाइज है, और एफडीआई की मेरी दो परिभाषाएं हैं। वन डेफिनेशन इज FDI means foreign direct investment, and second is first developed India. सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% रहने का अनुमान है। इससे पहले वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान जताया गया था। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कारोबारी साल के पहले 7 महीने के औद्योगिक उत्पादन के आधार पर लगाया गया है, यानी नोटबंदी के असर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान के आंकड़े निराश करने वाले हैं। सरकार की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2016 और 17 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.1% रह सकती है। आपको बता दें कि 2015-16 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.6% थी। The GDP for the full year is estimated at 7.1%. This is compared to 7.6% which was reported last year for 2015-16. And the GVA in basic prices is estimated at 7%, which is compared to a growth of 7.2% over the last year in the same period. इस अनुमान में नोटबंदी का असर शामिल नहीं है, यानी जो अनुमान जारी किए गए हैं वो 8 नवंबर के पहले के हैं। इसमें सिर्फ 7 महीने के अनुमान शामिल किए गए हैं। अनुमान के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.3% से घटकर 7.4% पर आ सकती है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और गैस ग्रोथ 6.6% से घटकर 6.5% रह सकती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी गिरावट का अनुमान है। माइनिंग सेक्टर के नेगेटिव में रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि एग्री सेक्टर के मोर्चे पर राहत की खबर है और कृषि ग्रोथ 1.2% से घटकर 4.1% पर पहुंच सकती है। दरअसल जीडीपी अनुमान के आंकड़े फरवरी में आते हैं, लेकिन बजट जल्दी पेश करने की वजह से पहले पेश किया गया है, यानी इसमें सिर्फ 7 महीने के आंकड़े शामिल किए गए हैं। यानी जब जीडीपी के फाइनल आंकड़े आएंगे तो उसमें और कमी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौजूदा वित्त वर्ष में भले ही जीडीपी ग्रोथ में धीमेपन का अनुमान है, लेकिन इस प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए पार करने का अनुमान है।
इस साल पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले प्रति व्यक्ति कुल आय में 10.4% ग्रोथ का अनुमान है। 2015-16 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय 93,293 रुपए सालाना थी। अब बात आपके फायदे की खबर की। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जल्द आपका घर का सपना पूरा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं और हाउसिंग को मिल सकता है प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा। प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा मिलने से होम लोन सस्ता होगा, डेवलपर्स के लिए भी फंड जुटाने में आसानी होगी, समय पर प्रोजेक्ट पूरे होंगे और लोगों को जल्दी घर मिलेंगे। प्रधानमंत्री खुद हाउसिंग सेक्टर और खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो हाउसिंग फॉर ऑल के टारगेट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के फास्ट अप्रूवल और लेंडिंग बढ़ाने के साथ ही ज्यादा फंड जारी करने का कदम उठा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बजट में हाउसिंग सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा देने की घोषणा हो सकती है। प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस मिलने से एक और जहां हाउसिंग सेक्टर को मिलने वाली लेंडिंग में बढ़ोतरी होगी, वहीं उसकी ब्याज दर में भी कमी आएगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक प्रायोरिटी सेक्टर के तहत हाउसिंग सेगमेंट में लोन दिए जाते हैं, पर वो हाउसिंग के लिए डेडिकेटेड लोन नहीं होते, बल्कि कई सेक्टर से जुड़े होते हैं। दूसरी ओर बायर्स को मिलने वाले लोन अभी काफी लिमिटेड हैं। तमाम दूसरी शर्तों के साथ बड़े शहरों में ये अधिकतम 28 लाख रुपए है, पर सेगमेंट क्लासिफाइड नहीं है। इसके अलावा ये लोन प्रति परिवार दिए जाते हैं। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस जरूरी मानती है। प्रायोरिटी सेक्टर दर्जा मिलने से हाउसिंग सेक्टर में बायर्स के अलावा डेवलपर्स को भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलना आसान हो जाएगा। जानकारों की माने तो अभी डेवलपर्स को 12 से 13% पर लोन मिल रहा है, जो प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा मिलने पर 9% तक हो सकता है। इससे डेवलपर्स के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना और घरों की कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि बायर्स को सस्ते घर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। इससे हाउसिंग फॉर ऑल के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रायोरिटी सेक्टर के अलावा यूडी मंत्रालय ने हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा देने की भी मांग रखी है। जाहिर है सरकार पिछले कुछ सालों से मंदी की मार झेल रहे रियलिटी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। ज्यादा घर बनाने से सीमेंट स्टील सेक्टर को फायदा होने के साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।